बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईक्यूब एजुकेशन ग्रुप पे। और हम लोग बायोलॉजी के पड़ाव में आगे बढ़ चुके थे और प्रॉपर्ली हम लोग देख चुके हैं बायोलॉजी के एक पार्ट कार्बोहाइड्रेट क्योंकि लेसन का नाम पोषक तत्व है और पोषक तत्व के जितने आयाम हो सकते हैं तो उसमें अल्पमात्रिक दीर्घमात्रिक में कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। और कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार हो सकते हैं मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, तो हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं मोनोसैकेराइड पर, ओलिगोसैकेराइड पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड पे। और पॉलीसैकेराइड पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे सेलुलोज से सवाल आ जाता है कि कई बार सवाल आ चुका है कि पादप कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है। एक बार यूपीएससी में सवाल आ चुका है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है। उसका तो पूछा जा चुका है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो उसका नाम सेलुलोज है। फिर सवाल पूछा जा चुका है कि सेलुलोज का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो C6H10O5 प्लस H2O। ये सवाल पूछा जा चुका है। कई बार सवाल आ चुके हैं कि कैप्सूल के जो कवर होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो कैप्सूल के कवर स्टार्च के बने होते हैं। एवं इसके साथ जिलेटिन के भी कैप्सूल के कवर बनते हैं, जैसे चाइना जैसे देशों में। हालांकि भारत में से स्टार्च के ही बनते हैं और कई देशों में स्टार्च के बनते हैं। क्यों बनते हैं हम लोग बात करेंगे अभी। तो ये सवाल आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल आ चुके हैं जिस पर मैं डिस्कस करके फिर टॉपिक पर आयाम बनाऊंगा। तो इसके बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो आ सकते हैं, जैसे अगर पूछे कि जितने भी जंतु हैं जिसमें बाह्य कंकाल पाए जाते हैं तो उसके बाह्य कंकाल किसके बने होते हैं, तो काइटिन के बने होते हैं। उसके बाद अगर पूछे कि कुछ जीव हैं, प्रॉपर्ली जीव के जो कोशिका भित्ति होती है किसके बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने होते हैं, जितने प्रोकैरियोटिक जीव है या फिर एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। कुछ ऐसे और भी सवाल है, जैसे इस बगुल की भूसी हम लोग खाते हैं, तो इस बगुल की भूसी पेट को ठंडा करने के लिए खाते हैं या फिर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए खाते हैं, तो किसकी बनी होती है। पेपर किसका बना होता है, पेपर का सूत्र क्या होता है, ये सब जितने आयाम है सारा। और इसके अलावा बहुत ऐसे सवाल होंगे जब हम इस टॉपिक को देखेंगे पॉलीसैकेराइड को, तो कवर हो जाएगा। तो बहुत आराम से अपना जुनून जगाइए, ऊर्जा लगाइए और अपने आप को आराम से ऊर्जान्वित महसूस करके बैठिए और बहुत आराम से स्पेसिफिक टाइप से इस टॉपिक को देखिए और बेहतरीन समझ में आएगा। इसके बाद यह इतना जरूर कीजिएगा कि जो इस टॉपिक से सवाल पूछे जा चुके उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और जब मैं इसको कवर कर दूंगा तो गूगल पे भी जाके आप टॉपिक डाल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित प्रश्न। जितने सवाल अभी तक एग्जाम में पूछे गए सारे सवाल आपके सामने आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप रिव्यू कीजिए कि कैसा आपको लग रहा है या फिर कैसा समझ बन रहा है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीसैकेराइड। तो चलिए हमारा पार्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, चलिए ध्यान से देखना है पॉलीसैकेराइड क्या, आप इसको समझते हैं। नाम से पता चला, देखिए पॉली मतलब बहुत और सैकेराइड मतलब शर्करा। इसका मतलब कि बहुत सारे इसमें शर्करा होंगे। और सैकेराइड का संबंध समानतः मोनोसैकेराइड से होता है। याद रखें, ऐसा नहीं कि सैकेराइड का संबंध मोनोसैकेराइड से होता है। समझिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए जब मैं बोलूँ मोनोसैकेराइड, मैं बोलूँ डाइसैकेराइड। अच्छा, मैं ओलिगोसैकेराइड को छोड़ के डाइसैकेराइड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि याद रखना डाई ज्यादा फेमस है। सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज जो भी है वो सब डाइसैकेराइड होते हैं। इसके अलावा मोनोसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड की बात करें तो याद रखना है पॉलीसैकेराइड। मैंने क्यों कहा कि सैकेराइड का मतलब ग्लूकोज होता है। देखिए जब मैं बोलूँ मोनो मतलब एक और सैकेराइड मतलब सैकेराइड, तो जिसमें एक सैकेराइड हो। और डाइसैकेराइड मतलब दो। देखिए C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो देखिए दो सैकेराइड इसमें है। इधर बात कीजिए तो इसमें तो अनंत सैकेराइड होंगे। अब आप समझिए यहाँ ठीक से, तो एक सैकेराइड और एक सैकेराइड सबसे प्रचलित शुगर कौन सा है, तो ग्लूकोज। इसलिए जब मैं बोलूंगा प्रॉपर कहीं एक बार सिर्फ एक सैकेराइड आएगा तो सैकेराइड का संबंध किससे होगा, ग्लूकोज से होगा। लेकिन क्या हर मामले में जरूरी नहीं है, लेकिन हम समानता यूज करते हैं। ठीक है, अब समझिए इस बात को। अब यहाँ देखते हैं पॉली मतलब बहुत ज्यादा। और अच्छा बहुत ज्यादा कितना, तो बहुत ज्यादा की कोई संख्या होगी तो बहुत ज्यादा का मतलब हम समानता अनंत समझते हैं। लेकिन अनंत तो है अंत, जिसका कोई अंत न हो उसे अनंत कहते हैं, अंतिम पॉइंट। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो फिर से देखिए वैसा जिसमें कार्बोहाइड्रेट एक हो उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। जिसमें कार्बोहाइड्रेट 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बता चुका हूँ। इस सारे को कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो मतलब बताया था अलग थलग, अलग अलग, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड में दो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं। ये सवाल भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि ओलिगोसैकेराइड में, बीपीएससी के सीडीपी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ओलिगोसैकेराइड में, याद रखना है ओलिगोसैकेराइड में कार्बन कितना, मतलब सैकेराइड कितने हो सकते हैं, तो सैकेराइड 2 से लेकर 10 तक हो सकता है। 2 वाले को कहेंगे डाइसैकेराइड, 3 वाले को ट्राइसैकेराइड, 4 वाले को टेट्रासैकेराइड, 5 वाले को पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। लेकिन अगर आप सैकेराइड 11 से ज्यादा कर देते हैं
तो 11 से ज़्यादा कर देते हैं, 11 से 12, 13, 14, जहाँ तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक जाइए, सभी को कहा जाएगा पॉलीसैकेराइड। बहुत आसान शब्दों में, अगर एक कार्बोहाइड्रेट हो तो मोनोसैकेराइड, 2 से लेकर 10 तक हो तो डाइसैकेराइड, और 11 से लेकर अनंत तक हो तो याद रखना है पॉलीसैकेराइड। जैसे मैं अगर कहीं लिख दूं, अच्छा याद रखना है कार्बन की संख्या 11 नहीं, ये मत सोच ले कि अच्छा कार्बन 11 है तो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। कार्बन की संख्या 11 नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए 11। जैसे समझिए मैंने एक ग्लूकोज लिखा है, एक, अगला ग्लूकोज, 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 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जब ये है तब तक ये ओलिगोसैकेराइड है। मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, बहुत कुछ लोग समझ जाते हैं कि अच्छा कार्बन की संख्या बता रहा हूं कि C11 होगा तो पॉलीसैकेराइड, नहीं, कार्बन की संख्या नहीं, बिल्कुल नहीं। किसकी संख्या, कार्बोहाइड्रेट, ये अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है, ये अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है, अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। तो जब तक कार्बोहाइड्रेट, याद रखना है कि अगर एक हुआ प्रॉपर तो उसको, एक होगा तो मोनोसैकेराइड, अगर 2 हुआ जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज मैंने जोड़ा तो ये ओलिगोसैकेराइड है, और ओलिगोसैकेराइड में भी कैसा, तो डाइसैकेराइड। अगर मैंने 3 जोड़ दिया, जी ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो 3 जोड़ दिया तो ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड में स्पेसिफिक कौन सा, जैसे देखिए हम लोग इंसान है, इंसान में स्पेसिफिक, मैं लड़का हूँ, स्पेसिफिक और कुछ हो सकता है, उसी प्रकार ये सब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में हो गया मोनोसैकेराइड, अगर एक हो जाएगा तो मोनोसैकेराइड, और 2 है तो ओलिगोसैकेराइड है। लेकिन ओलिगोसैकेराइड में स्पेसिफिक क्या है, तो ओलिगोसैकेराइड में 2 है तो डाइसैकेराइड हो गया, 3 है तो ट्राइसैकेराइड, 4 होता तो टेट्रासैकेराइड, 10 तक होता तो डेकासैकेराइड। लेकिन ओलिगोसैकेराइड का ही पार्ट है, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 तक जाए तो ओलिगोसैकेराइड का ही पार्ट होगा। लेकिन अगर 10 से ज्यादा हो जाए, तो 10 से ज्यादा हो जाए, जैसे मैं इसी में अभी तक ओलिगोसैकेराइड है, जैसे मैंने क्या किया, जी लगा दिया, तो जैसे ही मैंने क्या किया, 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें लगा दिया, 10 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, अब ये ओलिगोसैकेराइड नहीं, अब ये पॉलीसैकेराइड बन चुका है। अब पॉलीसैकेराइड में क्या क्या हो सकता है उसको हम बात करते हैं भी जस्ट। तो आपको इतना समझ बन चुका है कि अगर कार्बोहाइड्रेट 1 हो तो उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 तक हो तो उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट 11 से ज्यादा, कहाँ तक, अनंत तक, इनफाइनाइट हो तो उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसका अर्थ है कि पॉलीसैकेराइड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉली मतलब कितना था, अधिक, और अधिक में कितना, मैं रेंज लगा देता हूँ 11 से लेकर अनंत तक। ये सवाल पूछा जा चुका है कि पॉलीसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट कितने, कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो न्यूनतम संख्या 11, और अधिक से अधिक अनंत। और इतने क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। सैकेराइड मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फिर से बताइए, पॉलीसैकेराइड का मतलब जिसमें कितने, 11 से कम, ऐसे कहिए पॉलीसैकेराइड क्या है, तो जिसमें 11 से लेकर अनंत कार्बोहाइड्रेट जुड़े हो उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसको और बढ़िया कैसे बोला जा सकता है, जिसमें 11 से लेकर अनंत पॉलीसैकेराइड, सॉरी 11 से लेकर अनंत कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हो, जिसमें 11 से लेकर अनंत कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हो उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या मामला है, तो देखिए अगर पूछे, चलिए पॉलीसैकेराइड का क्या मतलब है, जिसमें 11 से लेकर अनंत कार्बोहाइड्रेट किस लिंक से, किस लिंक से, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हो उसे क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का दूसरा नाम क्या है, ईथर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड। अब इसको समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पॉलीसैकेराइड जो है वो, पॉलीसैकेराइड अगर देखें तो 2 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड है, इसको ऐसे कर देता हूं, तो पॉलीसैकेराइड 2 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड है जो सरल रेखा में जिसका बॉन्ड होता है, जैसे बॉन्ड कैसे, ऐसे सिंगल स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे। कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड है, समझा रहा हूँ, मतलब समझिए, इसको ध्यान से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड है जिसके सिंगल लाइन स्ट्रक्चर, सिंगल लाइन स्ट्रक्चर ऐसे, लाइन 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 ऐसे। कुछ ऐसे पॉलीसैकेराइड है जिसके स्ट्रक्चर ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए सबके बीच में ग्लूकोज है, तभी तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। और यहाँ देखिए ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, सिंगल लाइन तो है, लेकिन देखिए कभी कभी आप देखेंगे कुछ लकड़ी, तो एक लकड़ी, जैसे मान लीजिए मार्कर दिख रहे हैं आप, तो मार्कर दिख रहे हैं तो सिंगल है ऐसे। इसी टाइप का कोई लकड़ी ले लो तो उसमें बहुत सारी ब्रांच हो गया ऐसे, निकली हुई ब्रांच ब्रांच ब्रांच। तो जब ये सिंगल हो तो उसको कहूंगा मैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट।
तो ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर इसी में मान लीजिए यहाँ से अगर ब्रांच लगा दो ऐसे ग्लूकोज का, तो अगर आपसे पूछूं कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है, तो देखिए बातें बहुत इजी है। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ये सिंगल लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, और एक कैसा है, ब्रांच लाइन स्ट्रक्चर है। बहुत सिंपल है। मैं पूछूं कि दोनों में देख के बताइए ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन लग रहा है, ज्यादा जटिल कौन होगा, तो ज्यादा याद रखना है ये जटिल होगी और ये सिंपल होगी। ठीक है, किसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो याद रखना यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कुछ लोग देखें बोलेंगे इसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान है। याद रखें नहीं, याद रखना है कि इसमें बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, और बॉन्ड की संख्या ज्यादा तो जाहिर सी बात है कि यही ग्लूकोज इसे भी जोड़ के रखा है, इसे भी जोड़ के रखा है, तो इसके बॉन्ड को तोड़ना याद रखना आसान है, क्योंकि इसका एनर्जी वगैरह कई को ढो के चल रहा है। याद रखना, जिस पे लोड ज्यादा हो तो कमजोर हो जाता है, जिस पर लोड ज्यादा हो कमजोर हो जाता है। तो इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। जिस पे लोड कम वो मजबूत, जिस पे लोड ज्यादा वो कमजोर। तो लोड ज्यादा तो कमजोर, लोड कम तो मजबूत। अब इसी को समझेंगे। मैं बता दूं आपको कि जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है वही सेलुलोज होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर स्टार्च होता है। आप खुद सोच सकते हैं किसे पचाना आसान है, किसे पचाना मुश्किल है, किसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, किसके बॉन्ड को तोड़ना आसान है। फिर से बताइए, स्टार्च किसमें, स्टार्च कैसा है, बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ब्रांच बहुत ज्यादा है स्टार्च में, और सेलुलोज में ब्रांच नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी क्यों बताया, तो मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं कार्बोहाइड्रेट को दो पार्ट में बांटूंगा। एक स्ट्रक्चर में कैसा, तो एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर जिसका हो, और एक जिसमें ब्रांच वाला स्ट्रक्चर हो। अब हिंदी में से क्या कहूंगा, तो हिंदी में कहूंगा सरल रेखीय संरचना। देखिए, सरल रेखीय संरचना, क्योंकि सरल रेखीय है। इसे क्या कहूंगा, तो याद रखिए ब्रांच को हिंदी में कहते हैं शाखा। ठीक है, तो शाखा रेखीय संरचना, तो इसमें शाखा है। जनरली किताब पढ़ेगा तो किताब में लिखा होता है बंधन, मतलब शाखा युक्त संरचना, क्योंकि शाखा जिसमें हो, गौर कीजिए ठीक से, इसमें शाखाएं हैं तो शाखा युक्त संरचना, इसमें शाखा नहीं है तो सरल रेखीय संरचना। तो अगर आपसे पूछे पॉलीसैकेराइड का कितने प्रकार होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड को हम अध्ययन करने के लिए दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग को हम कहते हैं सरल रेखीय संरचना, और एक भाग को कहते हैं ब्रांच फुल स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हैं शाखा युक्त संरचना। तो चलिए मैं लिखता हूं, चलिए पॉलीसैकेराइड की एक पार्ट क्या होगा, तो सरल रेखीय संरचना, सरल रेखीय संरचना। अच्छा, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा शाखायुक्त संरचना। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ब्रांच फुल स्ट्रक्चर। बहुत आसान है, मुश्किल है नहीं, कुछ नहीं कीजिए। देखिए जो सीधे जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है, पूरा सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है तो फिर सरल रेखीय संरचना। जिसमें सीधा जाए ऊपर नीचे साथ में ऐसे ऐसे भी जुड़ा रहा है, ऐसे भी जुड़ा रहा है, वो क्या है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। अब इसको समझाता हूँ, इतना नहीं कि इतना ही बोल के छोड़ दूंगा मैं, इसको समझाता हूँ। आप यकीन मानिए, बस बहुत पोटेंशियल लगा कि एक बार आप देख लीजिए, सवाल नहीं बचेगा, नहीं बचेगा इस बात की गारंटी है, किसी भी लेवल का सवाल हो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग सरल रेखीय संरचना और शाखायुक्त संरचना। अब इसको डिस्कस कैसे करते हैं। इतना मैं समझ गया कि सरल रेखीय संरचना में कार्बोहाइड्रेट तो जुड़े होंगे, और कार्बोहाइड्रेट किस बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो बॉन्ड होगा ईथर बॉन्ड, किस लिंकेज से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, ये बात मुझे समझ में आ चुका है। चलिए, तो जितने भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, अगर ऐसे जुड़ा हुआ है कोई, मैंने एन क्यों लगाया, तो एन में लगा कैसे अनंत हो सकती है, अनंत संख्या हो सकती है, तो अगर ऐसे कोई जुड़ा है तो मैं इसे क्या कहूंगा, देखिए ये जो संख्या है तो मैं इसे क्या कहूंगा, याद रखना है ये पॉलीमर है। अच्छा, एक होता है मोनोमर, मोनोमर किसे कहते हैं, जो अकेला उसे मोनोमर कहते हैं, और अगर दो मोनोमर हो तो उसे डाइमोनोमर कहते हैं। ऐसे अगर बहुत सारा मोनोमर जुड़ जाए उसे कहते हैं पॉलीमर। तो याद रखना है कि एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का पॉलीमर है, और इसी का नाम हो जाता है सेलुलोज। इसी का नाम क्या है, सेलुलोज। तो ये सवाल भी कई बार आ चुका है कि सेलुलोज किसका पॉलीमर है, सेलुलोज किसका बहुलक है, तो सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है।
इसमें अगर स्ट्रक्चर देखिए, अभी मैं सेलुलोज समझा नहीं, अभी जस्ट बात करूंगा सेलुलोज पर, मैं एक डेमो बता रहा हूँ कि ऐसा सेलुलोज होता है। अगर इसकी बात करूँ तो ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, अब कहीं से भी याद रखना, कहीं से भी ऐसे ब्रांच लटक जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है, अब इसे कहा जाएगा स्टार्च। ठीक है, अब हम एग्जांपल यूज करते हैं और यहाँ से टॉपिक उठा के समझेंगे। मतलब मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्च में ब्रांच होता है। आप अगर भूल जाएगी किसमें ब्रांच होता है तो याद रखिए, बोलिए स्टार्च, फिर बोलिए ब्रांच, देखिए अंत में आंच आंच आ रहा है, स्टार्च ब्रांच, तो याद रखना स्टार्च में ब्रांच होता है। अच्छा, सेलुलोज में देखिए ना, सेलुलोज सोज, जो सोज मतलब सीधा नहीं, जो सीधा हो वो सेलुलोज है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलुलोज में ब्रांच होता है, नहीं होता है, और क्वेश्चन पूछेगा स्टार्च, स्टार्च में ब्रांच होता है, होता है। चीजें ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ एग्जाम्पल पहले डिस्कस करूंगा और एग्जाम्पल से टॉपिक बनाऊंगा। तो सरलरेखीय स्ट्रक्चर में कौन कौन आएगा, तो सरलरेखीय में याद रखना स्ट्रक्चर जो आएगा वो एक आएगा जिसका नाम है सेलुलोज, सेलुलोज, और दूसरा है जिसका नाम है काइटिन। पहला क्या है, सेलुलोज, और दूसरा क्या है, काइटिन। पहला गौर करना क्या है, सेलुलोज, दूसरा क्या है, काइटिन। ठीक है, शाखा युक्त संरचना की बात करें तो शाखा युक्त में जो पहला है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना शाखा युक्त में पहला क्या है, स्टार्च, और दूसरी की बात करें तो दूसरा है जिसे कहते हैं ग्लाइकोजन। बहुत फेमस टॉपिक है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से सवाल आता है कि जब हम कभी खाना खा लिए और लगातार काम कर रहे हैं, तो खाना खाने के लगभग समझिए कि हमारा अमाशय में 4 घंटा के आसपास भोजन ठहरती है। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा में कैसे भोजन पच जाता है। अब भोजन पच गया तो जनरली समझिए फिर से हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हमारा मेन काम कर रहा है लीवर। लीवर क्या करता है कि हम जब खाना खाते हैं तो जो एक्स्ट्रा, याद रखें, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, उसको, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज को लीवर लेके और ग्लाइकोजन के रूप में जमा रखती है। और बाद में जब हम थक जाते हैं तो बाद में वही लीवर उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल के हमें फिर प्रोवाइड देना चालू करती है, जिससे हम फिर ऊर्जा में बदल के अपना काम कर पाते हैं। तो वही ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन एक प्रकार की ग्लूकोज का बहुलक है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके और ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में जमा हो जाती है। यहाँ से सवाल आता है बीपीएससी में, कई एग्जाम में आ चुका है सवाल कि हमारे शरीर में लीवर ग्लूकोज को किस रूप में जमा रखती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। कई बार सवाल आ जाता है कि ग्लाइकोजन शरीर के किस अंग में जमा होता है, तो लीवर में। चलिए, तो हमें इतना पढ़ना है। एक बात और बता दो कि पॉलीसेकेराइड के एक पार्ट और होता है जिसे कहते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। देखिए, अब मैं बता दूं आपको, सेलुलोज, तो सेलुलोज में जितने ग्लूकोज है सभी ग्लूकोज ही होंगे। अगर मान लीजिए कि एक ग्लूकोज है तो अगला फ्रुक्टोज नहीं होगा, वो भी ग्लूकोज ही होगा, अगला ग्लूकोज ही होगा, अगला ग्लूकोज ही होगा, अगला ग्लूकोज ही होगा। काइटिन में बात करें तो काइटिन में भी याद रखना ग्लूकोज ही होता है, ग्लूकोज के साथ एमीन होता है। तो सभी एक प्रकार के ही होते हैं, और जहां सभी एक प्रकार के होते हैं उसे कहा जाता है होमो पॉलीसेकेराइड। तो जितना मैंने नीचे लिखा, सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सब में एक ही प्रकार के मोनोमर है, इसीलिए इसे होमो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो जितना चारों याद रखना है, चारों ए ए ए ए, चारों क्या है, तो चारों जो है वो होमो पॉलीसेकेराइड है। क्यों है अभी समझिए, क्योंकि सब में एक ही प्रकार के मोनोमर है। और फिर बताता हूं अभी स्ट्रक्चर बना होगा तो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, लेकिन कुछ अगर बात करूं, जैसे मैं बात कर लूँ, आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि शैवाल है, तो शैवाल के तो प्रॉपर जो शैवाल, बैक्टीरिया देख लीजिए, तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसे समानतः पेप्टिडोग्लाइकन में एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं पेक्टिन, उसकी बनी होती है। तो अगर मैं बात करूँ, देखिए पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, या फिर मैं बात कर लूँ हिपेरिन की, दोनों पर बात कीजिए। पहला क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन, दूसरा क्या है, हिपेरिन। अगर इस दोनों की बात कर लूँ तो दोनों में, जैसे देखिए सेलुलोज में मैंने क्या बताया था स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज 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 ही था। काइटिन में भी याद रखना ग्लूकोज के साथ एमीन, ग्लूकोज के साथ एमीन, ग्लूकोज के साथ एमीन, मतलब सारे एक ही प्रकार के होंगे, एक ही प्रकार को उसे कहा जाता है होमो। होमो मतलब एक जैसा, होमो एक जैसा। स्टार्च में भी याद रखना सारे ग्लूकोज ही होंगे, ब्रांच भी लटका हो तो ग्लूकोज का ही होगा, सारा ग्लूकोज होगा। ग्लाइकोजन में मैंने जस्ट बताया ग्लूकोज, सारे ग्लूकोज एक जगह जमा हो जाते हैं, तो सब में एक ही जैसे है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, इसलिए हमने कहा होमो पॉलीसेकेराइड, मतलब एक ही प्रकार के पॉलीसेकेराइड को कहा जाता है होमो पॉलीसेकेराइड। ठीक है,
ऊपर बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन, देखिए नाम से पता चला पेप्टिडो, पहला तो प्रोटीन होगा, और ग्लाइकन, ग्लाइकन मतलब ग्लूकोज होगा। मैं बताऊँ कि ग्लाइकोजेन, ग्लाइको जहाँ वर्ड आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट को सपोर्ट करेगा। तो देखिए प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो मतलब प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट है, अलग अलग प्रकार का। इसमें सब में देखिए सब में कार्बोहाइड्रेट ही है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों आ गया, तो अलग अलग को कहा जाता है हेटेरो। इसीलिए इस और हेपेरिन में भी देखिएगा तो हेपेरिन में भी याद रखना है अलग अलग प्रकार का ग्रुप आ जाएगा, तो इसलिए उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है हेटेरो पॉलीसैकेराइड, हेटेरो पॉलीसैकेराइड। अब यहाँ समझते हैं चीजों को। कभी अगर सवाल पूछे, हालांकि मतलब एनडीए में सवाल आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है सवाल है, तो अगर आपसे पूछे जाए कभी भी कि पॉलीसैकेराइड, हालांकि देखिए क्यों सवाल आ चुका है, क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट होता है ये। तो देखिए अगर आपसे पूछे जाए सवाल प्रॉपर कि पॉलीसैकेराइड को कितने भाग में बांटा जा सकता है, तो पॉलीसैकेराइड को समानता याद रखना है, 2 भाग में बांटा जा सकता है। किसमें? तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड और होमोपॉलीसैकेराइड। और होमोपॉलीसैकेराइड के फिर 2 भाग होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड के, एक सरल रेखीय जिसमें सिंगल बॉन्ड होंगे, प्रॉपर सिंगल बॉन्ड मतलब सरल रेखा में होगा, और एक क्या होगा, ब्रांच फुल होगा, ब्रांच में होगा। लेकिन हम लोग अब कहाँ ध्यान देते, चलिए ये तो आयाम होगा टॉपिक का, हम लोग किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें जो एग्जाम में सवाल बने हमसे ज्यादा? सेलुलोज पर बहुत ध्यान दीजिए, काइटिन के बारे में 2-3 बातें याद रखा जा सकता है, स्टार्च पर आपको बढ़िया से ध्यान देना है, और ग्लाइकोजन के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिए। हिपेरिन के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकती हिपेरिन, इतना याद रखना है। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि हेपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन याद रखना हेपेरिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से क्लियर हो रहा है। कभी भी कई बार सवाल आ चुके हैं एग्जाम में कि हेपेरिन निम्न में से क्या है, तो हेपेरिन लगभग लोग टिक मारते हैं प्रोटीन में, क्योंकि देखिए हिपेरिन प्रोटीन, और जितने भी देखिए जितने भी प्रोटीन होते हैं सबका मैक्सिमम इन लगता है, और हिपेरिन में प्रोटीन है जरूर, लेकिन हेपेरिन प्रोटीन नहीं है। याद, क्योंकि हम किस आधार पर पोषक तत्व को बांटते हैं, जिसकी मात्रा अधिक हो। तो अगर आपसे पूछे कि हिपेरिन क्या है, तो हिपेरिन याद रखना है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड है, और पॉलीसैकेराइड में क्या है, होमो है या हेटेरो है, तो याद रखना हेटेरो है। 2 बातें बस, पेप्टिडोग्लाइकन और हेपेरिन, और पेप्टिडोग्लाइकन को में ही एक पार्ट होता है जिसे पेक्टिन कहते हैं। जब हम लोग सेल पढ़ेंगे साइटोलॉजी तो उसमें इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। चलिए ये हमारा मामला कंप्लीट है। अब हम लोग टॉपिक उठाएंगे सेलुलोज, फिर काइटिन, फिर स्टार्च और ग्लाइकोजन, और उस पर पढ़ेंगे। अब एक बात बता दूं, उस बात को याद रखिए, काफी फायदा होगा। पहला बात, सेलुलोज जो है और काइटिन मैंने बताया कि क्या है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, और जिस पर लोड कम होगा वो मजबूत होगा, जिस पर लोड कम हो मजबूत होगा। तो लोड कम है, ये बॉन्ड मजबूत है, इतना मजबूत है कि समानता याद रखना है, इसे जल्दी इसके बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप सेलुलोज खा लेते हो तो कभी नहीं पचा पाइएगा, काइटिन प्रॉपर खा ले तो जल्दी नहीं पचेगा। अरे समझ बात, तो काइटिन के बॉन्ड को तोड़ना, सेलुलोज के बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और स्टार्च के बॉन्ड को तोड़ना, ग्लाइकोजन के बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसीलिए हम लोग स्टार्च खा पाते हैं, स्टार्च खा पाते हैं, ग्लाइकोजन खा पाते हैं। ग्लाइकोजन तो प्रॉपरली खा नहीं पाते, ग्लाइकोजन होता ही मतलब संचय। स्टार्च कैसे खा पाते हैं, तो स्टार्च पर बात करते हैं, जो कैप्सूल का जो कवर है स्टार्च का बना होता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक क्या उठाएंगे, पहला सेलुलोज। चलिए यहाँ से पूरा अटेंटिव हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, यहाँ से सवाल आता है सेलुलोज। अब इसको कैसे याद रखेंगे वो भी देखेंगे हम लोग। सेलुलोज, देखिए सबसे पहले देखिए नाम ही बोलिए सेलुलोज, तो ऐसा लग रहा है लोज, ओज किस में लगता है, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट हो, तो सेलुलोज से लग रहा है कि सेलुलोज क्या है, ओज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, सेल का मतलब है जो सेल वाल बनाए। तो देखिए अगर आपके पास प्रॉपरली एक प्लांट बनाता हूँ ऐसे, अब देखिए प्लांट है, प्लांट में याद रखना, ध्यान दीजिए, जो प्लांट का सबसे बाहरी पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेल वाल, प्लांट सेल है, प्लांट सेल का कौन सा पार्ट है, सेल वाल। सेल वाल बहुत आराम से देखना, क्योंकि यहाँ से सवाल कंफर्म होते हैं एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को बहुत आराम से देखते हैं। तो सेल वाल, अगर सेल वाल को देखा जाए तो सेल वाल अगर आपसे पूछे किससे बना होता है, तो सेल वाल बना होता है सेलुलोज का। अब सेलुलोज पर लोगों ने जब रिसर्च किया कि सेलुलोज आखिर सेलुलोज के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उन्होंने जब देखा तो देखिए ग्लूकोस 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 ग्लूकोस, इतना तक वो कंफर्म हुआ कि 10 से ज्यादा हो तभी पॉलीसेकेराइड होगा। तो कितना हो गया, 2 4 6 8 10 11। अब देखिए बनाना तो संभव नहीं कहाँ तक है, इसलिए हम लोग आसान भाषा में क्या करते हैं, जनरली ऐसे करके हम दे देते हैं कि एन मतलब अनंत ग्लूकोज जुड़ा हुआ है। जब ऐसा कभी हो तो इसी का क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेलुलोज।
सेम स्ट्रक्चर था। क्योंकि इसका नाम बाद में रखा है, देखिए याद रखिए जन्म पहले होता है, नाम बाद में रखा जाता है। तो उसी प्रकार से देखिए ये क्या है, ग्लूकोज से पूरा, ये बना क्या रहा है, तो बना रहा है सेल वाल। तो सेल वाल से वर्ड लिया गया सेल, ठीक है। और याद रखना है पादप का अगर पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पादप का, प्लांट का कार्बोहाइड्रेट क्या है, सवाल में शुरू में जब क्लास स्टार्ट किया तो उसी में बोला था कि क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन पादप कार्बोहाइड्रेट है, तो प्लांट का कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज ही है, यही है। इसलिए देखिए सेल, क्योंकि प्लांट का सेल बना रहा है, और दूसरा पादप का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के सपोर्ट में ओज लगाते हैं, इसलिए इसका नाम रखेगा सेलुलोज, ठीक है। तो सबसे पहली बात पूछा जाता है कि प्लांट का सेल वाल किससे बना होता है, तो प्लांट का सेल वाल किससे बना होता है, सेलुलोज का। पहली बात आपको याद रखना है सेलुलोज का। और दूसरी बात अगर आपको याद रखना हो तो चीजें बता दो, एक ट्रिक याद रखिएगा, कपड़ा। हालांकि कपड़ा सेलुलोज से ही बनता है, लेकिन कपड़ा में भी कई बातें हैं। जैसे कपड़ा में अगर पूछे तो क से याद रखना सबसे पहले, कांच के, एक मिनट, कांच के सतह को रंगने में, अब समझाता हूँ क्या मामला है। दूसरा अगर पूछे तो क से याद रखना है, दूसरा हो गया कागज बनाने में, तीसरा याद रखना है, प से याद रखना है पाचन की चीजें बनाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए चीजें बनाने में, पाचन। इधर देख लीजिए। और रस याद रखना है रियोन बनाने में। जो मैंने ट्रिक से, देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, चीजें हो जाएगा कंप्लीट। कि कपड़ा से मतलब प्रॉपर सेलुलोज का अगर पूछे सेलुलोज का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप सबसे पहले तो याद रख सकते हैं कि सेलुलोज से कपड़ा बनता है, सेलुलोज से कपड़ा बनता है, याद रखना है। तो सेलुलोज से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, देख लीजिए। तो कपड़ा में तो देखिए क से क्या याद रखना है, कांच की सतह को रंगने में, फिर कागज बनाने में, उसके बाद पाचन की चीजें बनाने में, उसके बाद याद रखना है क्या, रियोन बनाने में। चीजें ठीक है। अब इसको समझाता हूँ कैसे बनता है चीजें। तो देखिए सब एक एक पर डिस्कस करता हूँ। कांच के साथ, तो देखिए जब आप आईना देखते हैं, तो जो आईना देखते हैं उसमें आप जब अपना फेस देखते हैं, तो आप देखिए अगर आप वो ट्रांसपेरेंट हो, पीछे से अगर पेंटेड ना हो, तो आप याद रखिए अपना चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। और किसी वस्तु को देखने के लिए प्रॉपर प्रकाश का परावर्तन बहुत जरूरी है। आप दुनिया में चीजों को रंग बिरंगा संसार इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हो रही है। तो आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि पीछे आईना के पीछे पहले चांदी का परत चढ़ाया जाता था, जिसे कहते थे रजतीत सतह, ठीक है। तो चांदी का सतह, अब समझिए जितना के मतलब कहावत है गाँव में कि जितना के बुआ ना उतना के झुंझुन्ना, मतलब आईना समझिए 10 रुपये में बिकता है, उस पर चांदी का परत चढ़ा दें, चांदी का परत सोच लीजिए कितना महंगा आ जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ ऐसा, देखिए याद रखें क्या मुझे पेंट करना चाहिए, चीजें ऐसे लगाना चाहिए जो प्रकाश को कम अवशोषित करे, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे। प्रकाश को जितना रिफ्लेक्ट किया जाएगा चेहरा आपका उतना अच्छा दिखाई देगा। याद रखना चीजों को, इसलिए हम अलग अलग आईना लेते हैं तो अलग अलग प्रकार का फेस दिखाई देता है, क्योंकि फेस तो आपका वही है, फेस वही है, आईना अलग अलग आपका रूप बदल देता है। तो डिपेंड किस पे करता है, प्रकाश के परावर्तन पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो क्या किया गया कि जब जितने भी कार्बोहाइड्रेट, इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है प्रॉपर, जो आसानी से मुझे मिल जाए। जटिल के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आसानी से क्या मिले, हालांकि सेलुलोज से ज्यादा जटिल क्या है, स्टार्च, उससे ज्यादा जटिल ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन तो लीवर में, लीवर से निकालेगा नहीं। स्टार्च, स्टार्च पेड़ के अंदर होता है, पेड़ के अंदर जैसे हमारे लीवर में ग्लाइकोजन जमा है, उसी प्रकार से पेड़ पौधा के अंदर स्टार्च जमा है। तो आसानी से क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है सेलुलोज। तो सेलुलोज लेके और क्या किया जाता है, जो आईना है उसके पिछला पोर्शन पे ऐसे से पेंट कर देते हैं। सेलुलोज की सबसे खास बात है कि वह प्रकाश को न अवशोषित करती है और अपवर्तित करेगी नहीं, चूंकि पीछे से पेंटेड है, और पेंटेड है तो प्रकाश आया, अब लौट चले, टकरा के लौट गया, और लौट गया जितना आपके फेस पे पड़ेगा उतना सुंदर मुखरा। तो पहला बात अगर पूछे कि सेलुलोज करता क्या है, तो सेलुलोज क्या करता है, कांच के सतह को पेंट करता है। सेलुलोज का उपयोग किया जा सकता है, तो सवाल पूछे जा चुका है कई बार। सेकेंड बात अगर पूछे कि और क्या इसका यूज है, तो दूसरा यूज याद रखें कागज बनाने में। तो कागज बनाने मतलब खुद सोचिए क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर वुड पल्प। तो वुड पल्प से क्या बनाते हैं, कागज, लकड़ी की कटाई। आज देखिए आजकल कहीं ना कहीं मान लीजिए प्रॉपर अगर जैसे पेटीएम आ गया, फोन पे आ गया, या फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं, तो इसका एक फायदा है, क्या फायदा है कि आप समझिए कि आपको पीडीएफ मिल जा रहा है मोबाइल में। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए बहुत फायदा है इसके लिए, कि जितना हम कम कागज का उपयोग करेंगे, पेड़ पौधे उतने कम कटेंगे, वन उन्मूलन उतना कम होगा तो प्रदूषण उतना कम होगा। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का टॉपिक है, कभी हाँ बायोलॉजी में भी टॉपिक आता है प्रदूषण, उस पर हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या फायदा हो सकता है।
तो फिलहाल ये हम समझते हैं यहाँ कि सेलुलोज का पहला काम क्या है। सेलुलोज से क्या बना होता है, पौधे का सेल वाल, और पौधे का जब सेल वाल है तो समझिए पहला क्या होगा इसका फायदा, तो मैंने बताया कांच के पीछे वाला सतह रंगने में, तो कह सकता हूँ कांच को पेंट करने में। अच्छा कांच से ज्यादा बढ़िया होगा दर्पण का, चूंकि ठीक है कांच के पीछे वाला सतह पेंट करने में। अच्छा अगला पोर्शन समझिए, इसके बाद अगर देखिए तो मैं बता चुका हूँ चीजें। कागज बनाना, तो कागज कैसे बनता है, तो कागज बनाने के लिए सेलुलोज जो है, सेलुलोज का पेस्ट बनाया जाता है और फिर उसे मतलब एक प्रोसेस है H2SO4 के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गुजारा जाता है, और फिर उसे जो तैयार होता है पल्प प्रॉपर, उसे फिर एक छिद्र से गुजारा जाता है, और छिद्र से गुजारने के बाद उसे फिर प्रॉपर अरेंज करते हैं, पैरेलल करते हैं, फिर कागजों से बनता है। जो कागज बनता है वो कागज काफी गंदा होता है, उसे साफ करने के लिए टेम्परेचर बहुत लो करके और ब्लीचिंग पाउडर से गुजारा जाता है, फिर कागज फ्रेश होता है। तो कहीं ना कहीं कागज किससे बना है, सेल वाल से कागज। और उसके बाद मुझे कहाँ ध्यान देना चाहता है, देखिए पाचन, तो मैंने क्या बताया समझिए। अगर आपसे पूछे कि सेलुलोज क्या, सेलुलोज पाचन की प्रक्रिया को तेज कर देता है, तो मैं पीछे भी जस्ट बताया हूँ कि सेलुलोज को पचाना बहुत मुश्किल है। सेलुलोज को आप नहीं पचा सकते, और चूंकि स्टार्च को पचा सकते हैं, क्योंकि स्टार्च में लोड ज्यादा है तो बॉन्ड उसका कमजोर होगा, बॉन्ड कमजोर होगा तो टूटेगा, तो आसानी से पच जाएगा। सेलुलोज में लोड कम है तो बॉन्ड मजबूत है, बॉन्ड मजबूत है तो टूटेगा नहीं, नहीं टूटेगा तो नहीं पच पाएगा। अब सवाल है तो जब नहीं पच पाएगा तो हम सेलुलोज को पाचन तंत्र में कैसे यूज करेंगे, डाइजेस्टिव मेडिसिन बनाने में कैसे यूज करेंगे। तो सेलुलोज की खास बात को देखा गया कि सेलुलोज प्रकाश को अवशोषित तो नहीं करती, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन बाकी जितने हमारे अंदर जो मटेरियल, जो डस्ट मटेरियल जो खराब है, जो हमारे शरीर में नहीं पच पाएगा, उस सारा चीज को अवशोषित कर लेती है। सेलुलोज नहीं पचती है, लेकिन सेलुलोज में अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा होती है। किसको, मल को, तो मल को अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा है। अब अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा है प्रॉपर देखिए अमाशय है, अमाशय के बाद छोटियां देख लीजिए, बढ़िया तो देख लीजिए ऐसे, अब देखिए जैसे मान लीजिए सेलुलोज आया, तो सेलुलोज तो पचेगा नहीं, सेलुलोज को कोई भी नहीं पचा सकता, ना तो कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम, ना तो हालांकि प्रोटीन का एंजाइम तो पचा नहीं पाएगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें स्थिर रहा सेलुलोज। सेलुलोज में होता क्या है कि जितने भी आसपास में जितनी डस्ट मटेरियल है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी जो हमारे शरीर में टॉक्सिक काम कर सकता है, जो हमारे शरीर में विषाक्त जैसा काम कर सकता है, उसे क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। एक बात है। दूसरी बात याद रखना कि जितने चीज जो पचाने में, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम खाना ज्यादा खा लिए, अब खाना ज्यादा खा लिए तो वो क्या करता है कि जैसे खाना ज्यादा तो ज्यादा एंजाइम का डिमांड करेगा, क्योंकि ज्यादा खाना को पचाने के लिए ज्यादा एंजाइम चाहिए, तो ज्यादा एंजाइम का डिमांड करेगा। अब वैसे जब खाना ज्यादा हो जाए तो उसको भी कुछ मात्रा में, जो हमारे शरीर में जल्दी ऊर्जा नहीं दे सकता, जो नहीं पचने वाला है, तो वैसे पदार्थ को अवशोषित कर लेता है सेलुलोज। उसे अवशोषित कर लिया, अब अवशोषित करके आराम से पचेगा कभी नहीं है, ये आराम से क्या ऐसे ऐसे टहलते 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 टहलते, याद रखना है पूरा जो भी प्रोसेस है, छोटी हाथ से ऐसे होते होते, ऐसे सीकम से होते होते प्रॉपर ऐसे ऐसे कोलोन से होते 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 और आसानी से निकल जाएगी। अब समझिए हम उत्सर्जित क्या किए, सेलुलोज, लेकिन सेलुलोज जो उत्सर्जित किया इसने क्या किया, जितना हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल था, जितने हमारे अंदर अपाज पदार्थ था, सभी को उसने क्या किया, अवशोषित करके बाहर निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं बताइए, जितना जहरीला पदार्थ था सभी को बाहर निकाले तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, एवं पाचन तंत्र को भी ठीक ठाक कर दिया। जितने भी सहायक थे जो नहीं पचने देता या फिर नहीं पचता, वो सभी को उसने क्या किया, वापस कर दिया। तो इसीलिए याद रखना कि सेलुलोज न पचने के बावजूद भी याद रखना है पाचन तंत्र वाले मेडिसिन जो होते हैं सेलुलोज के बनाए जाते हैं। चीजें ठीक है। तो दूसरा याद रखना डाइजेस्टिव मेडिसिन, डाइजेस्टिव मेडिसिन बनाने में। अच्छा डाइजेस्टिव मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक बात और, जो इस बगुल की भूसी हम लोग बोलते हैं, इस बगुल की भूसी, सवाल पूछा जा चुका है, इस बगुल की भूसी किसकी बनी होती है, तो याद रखना सेलुलोज की, क्योंकि देखिए वो पेड़ पौधे के छाल से ही प्राप्त होते हैं। तो याद रखना डाइजेस्टिव मेडिसिन में सबसे फेमस कौन कौन है, तो इस बगुल की भूसी, इस बगुल की भूसी। और इसकी अच्छी बात है कि यह पेट को काफी ठंडा रखता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, इसको स्ट्रक्चर को हटाता हूं, तो इसमें और सेलुलोज की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि हो गया चीजें रियोन, रियोन बनाने में, और फिर रियोन से टायर वगैरह सब, मतलब साइकिल के टायर, गाड़ी के टायर वगैरह रियोन से बनते हैं। रियोन का एक प्रोसेस होता है, वो हम लोग जब पॉलीमर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो उसमें रियोन को हम देखेंगे।
यहाँ टाइम कम होता है इसमें रियोन में। चलिए इतनी चीजें कंप्लीट है। सेलुलोज से इतने सवाल आ सकते हैं। एक बात और, चूंकि बताइए, मुझे बताइए कि पृथ्वी पर ज्यादा जंतु है, ज्यादा पेड़ पौधा है, तो ज्यादा पेड़ पौधा है, और ज्यादा पेड़ पौधा है तो जितने पेड़ पौधा सभी उसकी कुछ कविता किसे मिलती है? सेलुलोज से। इसलिए याद रखना पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, उसका नाम सेलुलोज है। तो याद रखना सेलुलोज को पहला बात क्या कहेंगे? प्लांट कार्बोहाइड्रेट। प्लांट कार्बोहाइड्रेट। और प्लांट कार्बोहाइड्रेट इसके अलावा सबसे प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, सबसे ज्यादा कहाँ होगा ये? तो याद रखना है दक्षिण अमेरिका के जो ब्राजील के जंगल, ब्राजील में जो अमेजन के जंगल है, प्रॉपर से ब्राजील में नहीं हो तो जो अमेजन के जंगल है वहां सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज मिलेगा आपको। तो चीजें ठीक है। सेलुलोज से इतने सवाल आ सकते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं। चलिए अगला हमारा पार्ट क्या है? स्टार्च। छोटा छोटा पार्ट है, बोलो स्टार्च नहीं, सॉरी, काइटिन। तो काइटिन में याद रखें, काइटिन में क्या है? प्रॉपर सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता है काइटिन में, याद रखना है। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ एसिटल होता है, ये आपको याद नहीं रखना। मैं ये बता रहा हूँ कि ग्लूकोज के साथ एस्टल है। कहीं मान लो बुक वगैरह मिल गया तो आपको लगेगा अच्छा ये चीजें नहीं बता पाएगा। ग्लूकोज एस्टल है, फिर याद रखना ग्लूकोज और एसिटल है, ग्लूकोज और एसिटल है, फिर देखिए क्या है, ग्लूकोज और एसिटल है। घबराना नहीं है, लास्ट में क्या सवाल आ सकता है एग्जाम में, मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा 5 मिनट, चीजें आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ग्लूकोज प्लस एसिटल है, ग्लूकोज एसिटल है, और ऐसे याद रखना बहुत सारे कंपाउंड है। तो जब ऐसा हो गया प्रॉपर, एक बात मिस, अच्छी बात क्या है इसमें, ग्लूकोज तो ठीक है, और एसिटल जो एसिटल यही कवच बनाने का काम करता है। अब यहाँ से हम चीजें निकाल सकते हैं, कवच बनाने का काम करते हैं। यहाँ से क्या चीजें निकाल सकते हैं? जितने भी आप जीव देखते हैं, जितने भी जीव देखते हैं, जीव जिसमें कवच हो, जैसे कछुआ, जैसे कॉकरोच, तो देखिए क्या क्या, कछुआ और कॉकरोच जो भी है, तो उसके ऊपर जो कवच है वो कवच इसी काइटिन के बने होते हैं। चींटी, चींटी का जो पीछे वाला जो कवर है काइटिन के बने होते हैं। घोंघा काइटिन के बने होते हैं। जो भी आप देखना, अगर आपसे पूछे कि किसी भी जीव का बाह्य कंकाल किसके बने होते हैं, कवक किसके बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। और एक बात और, अगर आपसे पूछे कि कवक की कोशिका भित्ति, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन के बने होते हैं। तो कौन इसमें कौन सा पार्ट है? देखिए ग्लूकोज और एसिटल, जो एसिटल है ये वाला ग्लूकोज और एसिटल, एसिटल क्या बनाता है? कवच बनाता है। और कवच कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो कवच जितने भी जीव के बाह्य कंकाल है, उस बाह्य कंकाल को कौन बनाता है? काइटिन बनाता है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं, काइटिन से याद रख सकते हैं। अगर आप भूल गए कभी तो काइटिन से याद रख सकते हैं। देखिए काइटिन पढ़िए ठीक से, तक कीट जैसा लग रहा है, कीट, तो आप याद रख सकते हैं कि कीट, सवाल डायरेक्ट आ चुका है कि कीट के बाहरी कवच, कीट के बाहरी कवच किसके बने होते हैं? तो कीट के बाहरी कवच बने होते हैं काइटिन के। ये क्लियर है। एक बात आपको अलग से याद रखा जा सकता है, कवक के कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि पूरा ये सब नहीं देखना है प्रॉपर, मतलब ये सब को इग्नोर करना है, तो आप इतना देख के जरूर चले जाइए कि हाँ, कीट के बाहरी कवच काइटिन के बने होते हैं, कवक के कोशिका भित्ति काइटिन के बने होते हैं। इससे बाहर सवाल समानता नहीं आता है। फिर भी समय है तो समझ बना लीजिए इस टॉपिक का। अब समझते हैं यहाँ से। देखिए याद रखना है। अच्छा एक बात और बता दूं कि कैसे कौन कौन से ऐसे जीव है जिसके बाहरी कवच होते हैं। तो बाहरी कवच समानता वैसे जीव में पाए जाते हैं जिसके रक्त परिसंचरण तंत्र खुले होते हैं। भगवान सोचे कि जितने भी जीव है देख लीजिए, इसके अगर बाहरी कवच समझिए, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग में रक्त परिसंचरण तंत्र खुला नहीं, हम लोग में धमनी और शिरा के माध्यम से रक्त का प्रवाह हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जैसे मक्खी, मच्छर, इसके सारा याद रखिए। मक्खी मच्छर की बात करें तो मच्छर, अच्छा हालांकि मच्छर में कौन सा, मादा मच्छर, वो खून चूसती है कभी भी, नर मच्छर खून नहीं चूसता कभी भी नहीं। तो याद रखना, मान लीजिए यहाँ ब्लड पूरा भरा पड़ा है, तो ब्लड भरा पड़ा है, उसमें धमनी शिरा नहीं है। अगर मान लीजिए हल्का सा कहीं कहीं से लग गया कुछ चोट वगैरह, तो सारा खून बाहर आ जाएगा, और सारा खून बाहर आ जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए भगवान सोचे कि इसको सुरक्षित रखने की क्या करें, कवर कर दें। तो कवर क्या किया, ऐसे बाहरी कवर से क्या किया, कवर कर दिया, और इस कवर करने से क्या हुआ, वो सुरक्षित हो गए। तो अगर आपसे पूछिए काइटिन का काम क्या है, तो काइटिन का काम है किसी जीव के कंकाल, मतलब किसी जीव के बाहरी कवच के निर्माण में काइटिन का उपयोग होता है। ये चीजें ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछे जाते एक बात और, कॉकरोच।
पूछा जाएगा कॉकरोच का बाहरी कवच किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। ठीक है, कछुआ वगैरह सब याद रखना है, केकड़ा वगैरह याद रखना है, ये चीज हो गई काइटिन। इसके अलावा बात करें अगर तो स्टार्च की बात कीजिए, स्टार्च देख लीजिए। ब्रांच वाला में क्या था, स्टार्च, बड़ा सिंपल सा बात है, स्टार्च में बहुत बात नहीं याद रखना आपको। स्टार्च में याद रखिए कि क्या है, मतलब ब्रांच फूल है ये, क्योंकि इसमें ब्रांच है, ये चीजें याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना, देखिए स्टार्च, स्टार्च क्या करती है, स्टार्च बहुत आसानी से पच जाती है, क्योंकि मैंने बताया लोड ज्यादा तो बॉन्ड कम तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से पच जाएगा, बहुत आसानी से पच जाती है। इसीलिए कुछ ऐसे मोलिकल जब बनाया जाता है, जैसे दवा मैं जनरली नाम बोल देता हूँ, जैसे आप कभी दवा वगैरह जानते हैं तो आप जानते हो एमोक्सिसिलिन, मॉक्स, तो मॉक्स जो दवा है, मॉक्स कम हम यूज करते हैं, तो मॉक्स वगैरह याद रखना है कि ये सर्दी खांसी वगैरह हो तो एंटी एलर्जिक है, बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल है, तो उसके लिए मॉक्स यूज करते हैं। तो मॉक्स जो दवा है इसका कंपोजिशन का नाम है एमोक्सिसिलिन। तो इसकी खास बात देखा कि बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है किसी से। अब बहुत हाईली रिएक्टिव है ये चीजें, ठीक है। और जनरली मैं बोल दूं एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रल, ये बहुत स्लो रिएक्शन करता है। पैरासीटामोल जो आप लोग यूज करते हैं, पैरासीटामोल बहुत स्लो रिएक्शन करता है। अब बहुत स्लो रिएक्शन करता है मतलब नॉर्मल रखा हुआ है, आप पैरासीटामोल में यूज कीजिए कालपोल, 4 घंटा बाद काम करता है। तो शरीर के अंदर समझिए इतना स्लो रिएक्शन करता है, बाहर तो और स्लो रिएक्शन करता है। अब सोचिए एजिथ्रल स्लो रिएक्शन, एजिथ्रल एजिथ्रोमाइसिन के नाम से कंपोजिशन इसका, एजिथ्रल मार्केट में मिलता है एजिथ्रल। पैरासीटामोल बहुत स्लो रिएक्शन करता है, स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन करता है तो इसलिए इसको टैबलेट के फॉर्मेट में बना के दे दिया जाता है, एक डब्बा में पैक करके। लेकिन ये बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा है। अब रिएक्शन तेजी से कर रहा है तो इसको सुरक्षित रखने क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। चाइना वगैरह देश में क्या किया गया कि चाइना में जिलेटिन, याद रखना है, गाय की चमड़ी, सुअर की चमड़ी या फिर कई प्रकार के जीव जंतु की चमड़ी से एक बनाया गया, क्योंकि चमड़ी को पचाना आसान है, पतला सा चमड़ी को पचाना आसान है। तो क्या किया गया, यही जो याद रखना एमोक्सिसिलिन, इस प्रकार के जितने भी मोलेकल होते हैं उस मोलेकल को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया उसने, इसके ऊपर जिलेटिन का कवच चढ़ा दिया और इसे कहा गया कैप्सूल। तो कैप्सूल टैबलेट में क्या अंतर है समझ में आएगा, टैबलेट होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं, कैप्सूल बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा जितने भी कड़वे होते हैं जिसको आप खा नहीं सकते, सामान तो जल्दी नहीं खा सकते हैं, हालांकि लाइन सबके लिए सही नहीं, बिकोसुल बहुत ज्यादा कड़वा नहीं है, हाँ टेस्ट उसका खराब हो सकता है लेकिन कड़वा नहीं है। तो जिसके टेस्ट खराब होते हैं उसके ऊपर कवर किया जाता है, और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उसके ऊपर भी कवर किया जाता है। अर्थात जो भी कैप्सूल आप आज के बाद देखेंगे आप समझ जाएंगे अच्छा ये हाईली रिएक्टिव है। इसे समझिए, जब आप ज्यादा बीमार होते तो ही कैप्सूल दिया जाता है, सामान्यतः टैबलेट ही दिया जाता है, और जब टैबलेट और कैप्सूल ना काम करे तब इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन भी अलग प्रकार के होते हैं, एक आईवी होता है, एक आईएम होता है। आईवी जिसे वेन में दिया जाता है, आईएम जिसे मांस में दिया जाता है। तो दोनों में अंतर है, फिर आईएम कम एक्टिव होता है और आईवी ज्यादा एक्टिव होता है। अब समझिए, अब मामला है समझिए कि मॉक्स मैंने क्या किया कि यहाँ कवच क्यों दिया, कवर क्यों दिया, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव था, हाईली रिएक्टिव था, एक कम रिएक्टिव था। इसके साथ इसका टेस्ट खराब था, इसका टेस्ट खराब क्या ठीक ठाक था, इसलिए टेस्ट मतलब टेस्ट को बचाने, प्रॉपर आदमी टेस्टी महसूस करे या फिर उसके टेस्ट पता ना चले उसका, और रिएक्ट मतलब खराब जल्दी ना हो, इसलिए क्या किया गया, इसका प्रयोग किया गया कैप्सूल का। चीन में ऐसा होता था, लेकिन आप जानते हैं भारत में मतलब है तो पंथ निरपेक्ष देश, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। तो भारत में इन चीजों का बहुत विरोध हुआ और लोग यहाँ शाकाहारी है खूब। इस लेवल में क्या किया कि जिलेटिन से शुरू में बनता था, जितने भी मतलब प्रॉपर कैप्सूल के कवर जो है वो जिलेटिन से बनता था, लेकिन अब इस जिलेटिन को हटा के और इसके जगह पर स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और स्टार्च बहुत जल्दी गलता है, याद रखना स्टार्च मैंने बताया कि मतलब लोड ज्यादा है तो इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बहुत जल्दी गलता है। आपको यकीन ना हो तो किसी बिकोसुल का यूज कर सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और बिल्कुल नुकसान नहीं करने वाला है। और बिकोसुल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो है, साथ में एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी भी है पूरा। लेकिन हाँ जब भी आप विटामिन बी लीजिए, जब भी लीजिए बी कॉम्प्लेक्स तो हमेशा खाली पेट लीजिए, ज्यादा काम करेगा वो, क्योंकि विटामिन बी जो होते हैं और सी होते हैं जल में घुलनशील है, इसलिए जल के साथ लीजिए। और अगर आपको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के लेना हो तो उसको दूध के साथ लीजिए, क्योंकि वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो अगर आप लेते हैं तो याद रखना है, अगर आप उसका जो कवर है उसको मुंह में रखें तो जल्दी से गल जाएगा पूरा। तो गल जाएगा मतलब स्टार्च बहुत जल्दी गलता है, और स्टार्च बहुत जल्दी गलता है, याद रखना। इसके साथ ये जल्दी सुपाच्य होता है, जल्दी पच जाता है। तो याद रखना, अगर ये बात अगर पूछे जाए आपसे कि कैप्सूल का कवर किसका बना होता है, स्टार्च का। हो गया फाइनल। स्टार्च पहला बात याद रखना है ब्रांच फूल है, दूसरा क्या याद रखना है कैप्सूल का कवर स्टार्च से बनता है।
और इसके बाद अगर बात करें स्टार्च के, तो स्टार्च क्या होता है, तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन जो है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधा में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। और पेड़ पौधों में कहाँ, तो याद रखना है थोड़ा सा जड़ में, और मैक्सिमम भोजन तना में जमा होता है। तो स्टार्च के बारे में 3 बात याद रख सकते हैं हम लोग कि तना में ग्लूकोज, स्टार्च, एक मिनट, स्टार्च के रूप में जमा होता है। ये 3 बातें याद रखिए, एग्जाम में सवाल नहीं बचेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ समझिए, अब अगला पार्ट अगर देखिए स्टार्च के बाद, तो छोटा छोटा 2 पॉइंट आप याद रख सकते हैं, फिर चीजें खत्म हो जाएगी। स्टार्च के बाद हम लोग को क्या देखना है, तो लास्ट था एक ग्लाइकोजन। तो हम लोग जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो ग्लाइकोजन पर खूब जोर से डिस्कस करेंगे। अभी ग्लाइकोजन में ये समझिए कि अगर आपसे पूछे कि ब्रांच, देखिए मैंने क्या कहा था, ब्रांच फुल, तो ब्रांच फुल 2 है, एक स्टार्च एक ग्लाइकोजन। तो यहाँ ग्लाइकोजन अगर पूछे तो ग्लाइकोजन में सबसे ज्यादा ब्रांच होता है, जैसे ग्लूकोज, 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 हाईली ब्रांच फुल। मतलब ब्रांच में ब्रांच, अगर पूछे आपसे कि हाईली ब्रांच फुल कौन होता है, तो हाईली ब्रांच फुल ग्लाइकोजन होता है। और दूसरी बात याद रखें, अगर आप पूछे कि मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज से किस रूप में जमा होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, हाईली ब्रांच फुल है ये। और ग्लाइकोजन कहाँ होता है, तो ग्लाइकोजन कहाँ संचित होता है, तो लीवर में, यकृत में। ये बात याद रख सकते हैं, ग्लाइकोजन क्या एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। ये बात, इतना बातें पे याद रखिए। अब कार्बोहाइड्रेट से आपसे सवाल नहीं बचेगा, जितना प्रॉपरली आयाम था मैं कवर कर चुका हूं। और हाँ, इससे रिलेटेड जितने सवाल होंगे उस सवाल को हम लोग देखेंगे। और एक बार प्रॉपरली हम लोग, कार्बोहाइड्रेट हमारा समाप्त हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड अब प्रोटीन होगा, प्रोटीन के बाद फैट, उसके बाद विटामिन और मिनरल, और सभी को कवर करके, और इससे जितने सवाल अभी तक पूछे जा चुके हैं, सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से विटामिन से आता है। तो जितने सवाल पूछे जा चुके हैं, एक ही वीडियो में हम लोग प्रॉपर इसको कवर करेंगे सारा सवाल को, और रिलेट करेंगे कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन से, प्रोटीन को फिर विटामिन से, फैट से, और फिर मिनरल से, और फिर हम लोग पूरे आयाम तक कवर करके फिर हम लोग आगे दूसरे पड़ाव में पहुंचेंगे। ठीक है, और दोस्तों अब मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।